क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया और आपको बाद में एहसास हुआ कि यह तो आपने अपनी मर्जी से किया ही नहीं? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बस कुछ मिनट पहले मिले थे, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि वह आपकी सोच को पूरी तरह से समझता है। अब एक और सिचुएशन सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं और आपको पूरा यकीन है कि आप सही हैं। लेकिन सामने वाला ऐसा ढंग से अपनी बात रखता है कि आप धीरे धीरे अपनी ही सोच पर शक करने लगते हैं। और कुछ ही देर में आप वही मानने लगते हैं जो वह चाहता है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, यह डार्क साइकोलॉजी का असर है। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल है जिससे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग इसे समझते हैं वे इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि कैसे लोगों की भावनाओं और सोच को बिना उनके एहसास के कंट्रोल किया जा सकता है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। आप किसी स्टोर में जाते हैं और सिर्फ एक चीज खरीदने का प्लान होता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके हाथ में कई चीजें होती हैं। आपको बाद में लगता है कि आपने ये सब क्यों खरीदा। स्टोर के सेल्सपर्सन ने ऐसा क्या किया कि आपने अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद ली। यही डार्क साइकोलॉजी की ताकत है। यह एक ऐसी कला है जो शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और माइंड गेम्स का इस्तेमाल करके किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसका इस्तेमाल बड़े बिजनेस टाइकून, राजनेता, सेल्समैन और यहां तक कि आपके आसपास के लोग भी अनजाने में या जानबूझकर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इस खेल को समझ सकते हैं? क्या आप इसे पहचान सकते हैं और इससे बच सकते हैं? आज इस वीडियो में हम जोनाथन माइंड की किताब डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे लोग दूसरों को मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, परसुएशन और बॉडी लैंग्वेज जैसी तकनीकों से नियंत्रित करते हैं। और सबसे जरूरी बात, कैसे आप खुद को इन तकनीकों से बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट न कर सके या आप इस कला को समझकर खुद को मजबूत बना सकें, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए डार्क साइकोलॉजी की इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखते हैं। अध्याय 1, मन के अंधेरे कोने। डार्क साइकोलॉजी का परिचय। कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं। पहली बार बातचीत होती है और वह आपको अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देता है कि आप अनजाने में उसकी हर बात मानने लगते हैं। या फिर कोई आपको यह महसूस करवा देता है कि आप गलत हैं, भले ही आपके पास अपनी बात साबित करने के पूरे तर्क हो। आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में आपकी सोच, आपकी भावनाएं और यहां तक कि आपका व्यवहार भी किसी और के नियंत्रण में है। अब सोचिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना हथियार उठाए भी आपको अपनी शतरंज की गोटी की तरह चला सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का गहरा खेल है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक शस्त्र है जिसे लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने और यहां तक कि धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? और यह इतनी ताकतवर क्यों है? डार्क साइकोलॉजी एक अदृश्य शक्ति। डार्क साइकोलॉजी कोई साधारण मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग के सबसे गहरे और छिपे हुए हिस्सों को छूने की क्षमता रखता है। यह उन मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करता है जो लोगों की भावनाओं, सोच और व्यवहार को नियंत्रित कर सकती हैं, वो भी इस तरह कि उन्हें इसका एहसास तक न हो। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, तो डार्क साइकोलॉजी का मतलब है लोगों की भावनाओं और मानसिकता को इस हद तक प्रभावित करना कि वे खुद ही आपके अनुसार सोचने और काम करने लगे। यह सकारात्मक रूप से भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसे मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल और धोखाधड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर ये लोग करते हैं, धोखेबाज और अपराधी, लोगों को झांसे में लेने और फायदा उठाने के लिए। राजनेता और प्रचारक, जनता की सोच को नियंत्रित करने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। बड़े बिजनेस टाइकून और सेल्समैन, लोगों को अधिक खर्च करवाने के लिए। नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग, दूसरों पर हावी होने और उन्हें कमजोर करने के लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहरी दुनिया में होता है? नहीं, ये हमारे निजी जीवन में भी गहराई से मौजूद है। कई बार हमारे दोस्त, रिश्तेदार, बॉस और यहां तक कि हमारे करीबी लोग भी जाने अनजाने डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है, कैसे काम करती है यह अदृश्य शक्ति? डार्क साइकोलॉजी के छिपे हुए हथियार। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सीधा हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। जब कोई आपसे बात करता है, तो आप सिर्फ उसकी शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव और उसकी आंखों में छिपे इरादों को भी अवचेतन रूप से समझने की कोशिश करते हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग आपको बिना एहसास कराए अपने जाल में फंसा सकते हैं। इसके लिए वे कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग आपको अपनी ही वास्तविकता पर शक करवाने की तकनीक
मैनिपुलेशन आपकी सोच और भावनाओं को अपने हिसाब से मोड़ना। गिल्ट ट्रिपिंग आपको अपराध बोध महसूस कराकर अपनी बात मनवाना। हाइपर करिश्मा इतना प्रभावशाली बन जाना कि लोग खुद ही प्रभावित हो जाएं। साइकोलॉजिकल डिसेप्शन सच को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करना कि झूठ भी सच लगे। अब अगर कोई आपसे कहे, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन शायद तुम इतने सक्षम नहीं हो, तो इस वाक्य में छुपे मैनिपुलेशन को पकड़ पाना आसान नहीं है। लेकिन यह वाक्य आपके आत्मविश्वास को हिला सकता है और आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी का यही सबसे बड़ा हथियार है, ये सीधा दिमाग पर वार करता है। क्या आप भी शिकार हो रहे हैं? अब सवाल यह उठता है कि क्या आप खुद किसी के द्वारा मैनिपुलेट किए जा रहे हैं? ये जानने के लिए इन संकेतों पर ध्यान दें। क्या कोई आपको बार बार अपराधबोध गिल्ट महसूस करवा रहा है? क्या कोई आपको आपकी सोच पर संदेह करने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या कोई आपको भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि किसी के साथ बातचीत करने के बाद आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो हो सकता है कि आप भी डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसे हुए हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, हर खेल के नियम होते हैं, और अगर आप इस खेल को समझ जाएंगे, तो आप खुद को इस मानसिक हेरफेर से बचा सकते हैं। इस किताब के अगले अध्यायों में हम डार्क साइकोलॉजी की हर तकनीक को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे लोग माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज को हथियार बनाया जाता है, और कैसे आप खुद को इस मानसिक खेल से बचा सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है, जहां हम जानेंगे मैनिपुलेशन की कला और उसके पीछे के छिपे रहस्य। क्या आप तैयार हैं इस मानसिक खेल के गहरे सच को उजागर करने के लिए? अध्याय 2, मैनिपुलेशन की कला, जब दिमाग ही जाल में फंस जाए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपको अपनी बात मनवाने के लिए इतनी चालाकी से प्रभावित किया कि आपको लगा ही नहीं कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं? क्या आपको कभी किसी ने इस तरह से समझाया कि आप वही करने लगे जो वह चाहता था, लेकिन आपको लगा कि यह फैसला आपका खुद का था? अगर ऐसा हुआ है, तो आप मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हैं। मैनिपुलेशन एक खेल है, लेकिन ये कोई साधारण खेल नहीं। ये लोगों की सोच, उनकी भावनाएं और उनके निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये हर जगह मौजूद है, बिजनेस, राजनीति, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। अब सवाल यह है, मैनिपुलेशन काम कैसे करता है, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैनिपुलेशन एक अनदेखा खतरा। मैनिपुलेशन का असली खतरा यह है कि जब कोई इसका शिकार होता है, तो उसे खुद पता नहीं चलता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई सांप धीरे धीरे अपने शिकार को जकड़ता है, पहले धीरे से पकड़ बनाता है, फिर कसता है, और जब तक शिकार को एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैनिपुलेशन सिर्फ मानसिक खेल नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसे लोग दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह अक्सर निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जाता है। व्यक्तिगत रिश्ते, जब कोई व्यक्ति अपने साथी को मानसिक रूप से नियंत्रित करता है। कार्यक्षेत्र, वर्कप्लेस, जब बॉस, सहकर्मी या कर्मचारी किसी को अपने हिसाब से काम करवाने के लिए मानसिक खेल खेलते हैं। बिजनेस और मार्केटिंग, जब कंपनियां लोगों को अपनी उत्पाद खरीदने पर मजबूर करने के लिए उनके मनोविज्ञान से खेलती हैं। राजनीति, जब नेता और प्रचारक जनता को अपने पक्ष में करने के लिए शब्दों और भावनाओं का उपयोग करते हैं। अब सवाल यह उठता है, कोई आपको कैसे मैनिपुलेट कर सकता है? इसके लिए कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मैनिपुलेशन की खतरनाक तकनीकें, मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं, और हर तकनीक इतनी सूक्ष्म होती है कि अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। आइए कुछ प्रमुख तकनीकों को समझते हैं। 1. गैसलाइटिंग, जब सच पर ही शक होने लगे। कल्पना कीजिए, आप किसी से कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला था, और वह व्यक्ति जवाब देता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तुम चीजों को बड़ा चढ़ाकर सोचते हो। धीरे धीरे आप अपने ही यादों और सोच पर शक करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद आप ही गलत थे। यही गैसलाइटिंग है, जब कोई व्यक्ति आपको बार बार गलत साबित करने की कोशिश करता है, ताकि आप खुद पर भरोसा करना छोड़ दें। 2. गिल्ट ट्रिपिंग अपराध बोध से नियंत्रित करना। कभी कभी लोग हमें यह महसूस करवाते हैं कि अगर हम उनकी बात नहीं मानते, तो हम एक बुरे इंसान हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम ये काम करोगे, या मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, और तुम मेरी इतनी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। यह अपराधबोध की भावना पैदा करने की एक रणनीति होती है, जिससे लोग वही करने लगते हैं जो मैनिपुलेटर चाहता है। 3. साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहकर मानसिक दबाव बनाना। ये तकनीक खासकर रिश्तों में देखी जाती है।
जब कोई व्यक्ति आपसे बिना कारण बात करना बंद कर देता है और आप उलझन में पड़ जाते हैं कि आपने क्या गलत किया, धीरे धीरे आप खुद को दोषी मानने लगते हैं और उसी व्यक्ति को मनाने लगते हैं, भले ही गलती उसकी हो। 4. फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादों से फंसाना। राजनीति और बिजनेस में यह बहुत आम है। लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन इनाम कभी नहीं मिलता। यह तकनीक लोगों को किसी भी चीज में फंसाने के लिए उपयोग की जाती है। 5. हाइपर चार्मिंग, जरूरत से ज्यादा आकर्षक बनना। कुछ लोग इतने ज्यादा आकर्षक होते हैं कि लोग खुद ही उनकी बातों में आ जाते हैं। वे अपनी मीठी मीठी बातों से आपको यह महसूस करवाते हैं कि वे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मैनिपुलेशन से बचने के तरीके। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या मैनिपुलेशन से बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा और इन रणनीतियों को पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। 1. अपनी सोच पर भरोसा रखें। अगर कोई आपको यह महसूस करवा रहा है कि आप गलत हैं, तो बिना किसी ठोस कारण के खुद पर शक न करें। अपनी यादों, भावनाओं और तर्कों पर भरोसा करें। 2. भावनात्मक ब्लैकमेल को पहचानें। अगर कोई बार बार आपको अपराध बोध महसूस करवा रहा है, तो समझ लें कि वह आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। 3. ना कहना सीखें। कई बार हम सिर्फ इसलिए हाँ कर देते हैं क्योंकि हमें सामने वाले को नाराज नहीं करना होता। लेकिन अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो बिना डरे ना कहना सीखें। 4. भावनाओं से ज्यादा तर्क पर ध्यान दें। मैनिपुलेटर अक्सर आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। 5. दूरी बनाना सीखें। अगर कोई लगातार आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। अगले अध्याय में क्या होगा? अब जब आपने मैनिपुलेशन की दुनिया को समझ लिया है, तो अगला कदम है माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग की असली ताकत को पहचानना। क्या कोई सच में हमारे दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? क्या ब्रेन वॉशिंग सिर्फ फिल्मों तक सीमित है, या ये हमारी असल जिंदगी में भी होता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल की कला, जहां हम उन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को उजागर करेंगे जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों के विचारों को बदलने और उनके फैसलों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस खेल के और गहरे राज जानने के लिए? अध्याय 3, ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल। जब सोच पर किसी और का राज हो, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो पहले आपको सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके विचार, उसकी बातें और उसके सिद्धांत आपके सोचने समझने के तरीके को बदलने लगते हैं। आपको नहीं पता कि यह कब और कैसे हुआ, लेकिन अचानक आपको लगता है कि आपका पूरा नजरिया बदल चुका है। आपको अपनी पुरानी सोच बचकानी लगने लगती है। आप वही मानने लगते हैं जो सामने वाला चाहता है, और आपको यह एहसास तक नहीं होता कि आपकी सोच पर नियंत्रण हो चुका है। इसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मानसिक प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल लोग किसी के दिमाग को पूरी तरह से रिप्रोग्राम करने के लिए करते हैं। अब सवाल यह उठता है, ब्रेन वॉशिंग काम कैसे करता है? क्या कोई सच में किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? क्या आप भी कभी इस खेल के शिकार हुए हैं? इस अध्याय में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि कैसे लोग दूसरों के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा जमा सकते हैं। ब्रेन वॉशिंग क्या है? ब्रेन वॉशिंग एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की सोच, विश्वास और विचार धीरे धीरे बदल दिए जाते हैं। यह एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग बड़े स्तर पर राजनीति, धर्म, सैन्य संगठनों, टॉक्सिक रिश्तों और अपराध जगत में किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग के दौरान व्यक्ति को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि वह अपने पुराने विचारों और मान्यताओं को छोड़कर मैनिपुलेटर के बताए हुए विचारों को ही सच मानने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी गहरी होती है कि एक बार ब्रेन वॉश हो जाने के बाद व्यक्ति खुद सोच भी नहीं सकता कि वह कभी कुछ और मानता था। ब्रेन वॉशिंग कैसे की जाती है? ब्रेन वॉशिंग कोई एक दिन में नहीं होती। यह एक धीमी लेकिन बेहद प्रभावशाली प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति के दिमाग को चरणबद्ध तरीके से बदला जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 3 चरणों में होती है। 1. ब्रेकिंग डाउन, पुरानी पहचान को खत्म करना। सबसे पहला कदम होता है व्यक्ति को पूरी तरह से तोड़ना। भावनात्मक और मानसिक तनाव, व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर किया जाता है। अत्यधिक दबाव, एक्सट्रीम स्ट्रेस, इतना दबाव डाला जाता है कि व्यक्ति अपने पुराने विचारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। शारीरिक और मानसिक थकान, लगातार सवाल, तनाव और थकावट से व्यक्ति का दिमाग सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है। समाज से अलगाव, आइसोलेशन, व्यक्ति को उसके पुराने दोस्तों, परिवार और समाज से काट दिया जाता है,
ताकि उसे कोई सही सलाह देने वाला न बचे। 2. रिप्रोग्रामिंग नई सोच डालना। एक बार जब व्यक्ति का दिमाग कमजोर हो जाता है, तब मैनिपुलेटर उसे नई सोच और विचारों से भरने लगता है। लगातार एक ही बात दोहराना, रेपिटेशन। व्यक्ति को बार बार वही बातें सुनाई जाती हैं ताकि उसका दिमाग इसे ही सच मानने लगे। भावनात्मक कनेक्शन, इमोशनल मैनिपुलेशन। उसे यह महसूस कराया जाता है कि नई सोच ही सही है और पुरानी सोच गलत थी। अपराध बोध, गिल्ट इंडक्शन। अगर व्यक्ति पुरानी सोच की ओर वापस जाता है तो उसे दोषी महसूस करवाया जाता है। फेक रिवॉर्ड सिस्टम। अगर वह नई सोच को अपनाता है तो उसे इनाम और तारीफ मिलती है। 3. स्टेबलाइजेशन नई पहचान को मजबूत करना। अंतिम चरण में व्यक्ति की नई पहचान को इतना मजबूत कर दिया जाता है कि वह खुद ही इसे अपनाने लगता है। समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। व्यक्ति को एक नया समुदाय या समूह दिया जाता है जो उसी विचारधारा में विश्वास रखता हो। नई आदतें और रूटीन। व्यक्ति को नई सोच के अनुसार आदतें और दिनचर्या दी जाती है। स्वयं की पहचान मिटा देना। पुरानी पहचान को पूरी तरह से भुला दिया जाता है और व्यक्ति खुद को मैनिपुलेटर के विचारों के अनुसार ढाल लेता है। ब्रेन वॉशिंग के सबसे बड़े उदाहरण। अब सवाल यह है, क्या ब्रेन वॉशिंग असल में होती है? हाँ, और यह इतिहास में कई बार साबित हो चुका है। 1. धार्मिक पंथ कल्ट ब्रेन वॉशिंग। बहुत से धार्मिक पंथों कल्ट्स में लोगों को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उन्हें उनके परिवार से दूर किया जाता है और यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनका पंथ ही एकमात्र सत्य है। 2. मिलिट्री और जासूसी कार्यक्रम। मिलिट्री माइंड कंट्रोल। कई देशों की मिलिट्री ने ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिनमें सैनिकों और जासूसों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे बिना सवाल किए आदेश माने। 3. आतंकवादी संगठनों की भर्ती, टेररिस्ट ब्रेन वॉशिंग। आतंकवादी संगठन युवाओं को ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती हमलावर बना देते हैं। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे सही कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें स्वर्ग मिलेगा। 4. पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग। राजनीति में भी ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। प्रचार और मीडिया के माध्यम से जनता की सोच को इस तरह बदला जाता है कि वे सच और झूठ के बीच फर्क करना ही भूल जाते हैं। क्या आप भी ब्रेन वॉश हो चुके हैं? यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि कोई ब्रेन वॉश हुआ है या नहीं, लेकिन अगर आप खुद से ये सवाल पूछें तो आपको जवाब मिल सकता है। क्या आपकी सोच अचानक बिना किसी ठोस कारण के बदल गई है? क्या आपको अपने पुराने विचार गलत लगने लगे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि क्यों? क्या कोई व्यक्ति, संगठन या समूह आपको बार बार यह बता रहा है कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत? क्या आपने अपने पुराने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको ये देखना होगा कि कहीं आप भी किसी मानसिक नियंत्रण के शिकार तो नहीं हो रहे। अगले अध्याय में क्या होगा? अब जब आपने ब्रेन वॉशिंग और माइंड कंट्रोल की असली ताकत को समझ लिया है, तो अगला कदम है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के मास्टर ट्रिक्स को उजागर करना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। वे कौन से ट्रिक्स और तकनीकें अपनाते हैं जिनसे वे आपकी सोच, आपके फैसले और यहां तक कि आपके इमोशंस तक को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस खतरनाक खेल के और गहरे राज जानने के लिए? अध्याय 4, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के मास्टर ट्रिक्स। जब दिमाग पर कोई और राज करता है, कल्पना कीजिए आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हर किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता है। वह जो चाहता है वही होता है। लोग उसकी बातें सुनते हैं, उसकी सलाह मानते हैं और बिना सोचे समझे उसके फैसलों को सही ठहराते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वह कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही उसकी बात मानने लगते हैं, बिना ये जाने कि वे मैनिपुलेट हो रहे हैं। ऐसे लोग कोई आम लोग नहीं होते। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं। अब सवाल यह उठता है, वे ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या ये कोई ट्रिक है जिसे कोई भी सीख सकता है? क्या आप भी कभी किसी के मानसिक नियंत्रण का शिकार हुए हैं? इस अध्याय में हम उन्हीं खुफिया मानसिक ट्रिक्स का खुलासा करेंगे जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों की सोच, उनके इमोशंस और उनके फैसलों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन क्या है? साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का अर्थ है बिना जबरदस्ती किए सामने वाले के दिमाग को इस तरह प्रभावित करना कि वह वही सोचे और करे जो मैनिपुलेटर चाहता है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और चालाकी भरी प्रक्रिया होती है जिसमें सामने वाला व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। मैनिपुलेटर इमोशंस, लॉजिक और ह्यूमन बिहेवियर की गहरी समझ रखता है और इन्हीं का इस्तेमाल करता है लोगों को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए। अब सवाल है, ये लोग कौन सी तकनीकें अपनाते हैं? साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की मास्टर ट्रिक्स। मैनिपुलेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन और उसकी चतुराई से की गई प्रैक्टिस है।
अगर आप इन ट्रिक्स को पहचान लें तो आप खुद को इस मानसिक खेल से बचा सकते हैं। 1. फ्रेमिंग। फ्रेमिंग जब सच को ही बदल दिया जाए। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त से कहते हैं, तुम हमेशा लेट आते हो। और वह जवाब देता है, कमाल है, मुझे लगा कि तुम समझदार हो और छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब आपकी सोच अचानक बदल गई। आप पहले गुस्से में थे, लेकिन अब आपको लगने लगा कि शायद आपने ओवररिएक्ट किया। यही होता है फ्रेमिंग का कमाल। मैनिपुलेटर आपके ही शब्दों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है ताकि आपको लगे कि गलती आपकी है। 2. पैरासिटिक सीड्स। पैरासिटिक सीड्स जब कोई आपकी सोच में बीज बो दे। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है, तुम्हारे दोस्त के इरादे मुझे ठीक नहीं लगते? और फिर धीरे धीरे, बिना किसी ठोस कारण के, आपको भी अपने दोस्त पर शक होने लगता है। यह मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक तरीका है, सामने वाले के दिमाग में एक शक का बीज बो देना, जो धीरे धीरे खुद ही बढ़ने लगता है। मैनिपुलेटर आपको सीधे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वह इतनी चालाकी से बात करेगा कि आपके दिमाग में संदेह पैदा हो जाए। 3. द गिल्ट वेपन। द गिल्ट वेपन अपराधबोध का हथियार। अगर कोई आपसे बार बार कहता है, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ महसूस करते हो तो तुम मेरी मदद करोगे, तो ये गिल्ट मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको अपराधबोध में डालता है ताकि आप वही करें जो वह चाहता है। 4. माइक्रो अग्रेशंस। माइक्रो अग्रेशंस छोटी छोटी चोटें। क्या कभी किसी ने आपसे ये कहा है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन काश तुम और ज्यादा स्मार्ट होते? मैंने तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली थी, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसी बातें आपको सीधा बुरा नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। मैनिपुलेटर छोटे छोटे ताने देकर आपको मानसिक रूप से कमजोर करता है ताकि आप खुद को उस पर निर्भर समझने लगे। 5. लॉजिक ट्रैप। लॉजिक ट्रैप जब आपके पास जवाब ही न बचे। मैनिपुलेटर बातचीत में इस तरह के तर्क देता है कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं बचता। उदाहरण के लिए, आप कहते हैं, तुमने मेरे साथ गलत किया। वह जवाब देगा, अच्छा, लेकिन तुमने पिछले हफ्ते वही चीज मेरे साथ की थी, तब तो तुम्हें गलत नहीं लगा। अब आप खुद उलझ गए। यही लॉजिक ट्रैप है। मैनिपुलेशन से कैसे बचें? अगर आप इन तकनीकों को पहचानना सीख लें, तो आप खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। हमेशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। मैनिपुलेटर्स आपके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। कोई भी बड़ा फैसला गुस्से या डर में न लें। शक करें, परखें, फिर भरोसा करें। हर बात को एक बार ठंडे दिमाग से सोचें। ना कहना सीखें। अगर कोई आपको अपराधबोध महसूस करवा रहा है, तो बिना झिझक ना कहें। अपनी सोच को मजबूत बनाएं। मैनिपुलेटर्स कमजोर मानसिकता वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। किसी भी बात को तुरंत सच न माने। हर चीज को लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर परखें। अगले अध्याय में क्या होगा? अब जब आपने साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की मास्टर ट्रिक्स को समझ लिया है, तो अगला कदम है नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ। जब मैनिपुलेशन का स्तर खतरनाक हो जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, कैसे साइकोपैथ बिना किसी पछतावे के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इन लोगों की पहचान करें और खुद को इनके जाल में फंसने से बचाएं। क्या आप तैयार हैं इस खेल के सबसे खतरनाक स्तर को जानने के लिए? अध्याय 5, नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ। जब मैनिपुलेशन खतरनाक हो जाए। कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो शुरू में बहुत आकर्षक, बहुत आत्मविश्वासी और करिश्माई लगता है। उसकी बातें सुनकर आपको लगता है कि वह आपसे बेहतर कोई और आपको समझ ही नहीं सकता। आप उसकी तारीफों और व्यवहार से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसकी बातों को बिना शक किए मानने लगते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। वह आपको पहले जितना प्यार नहीं देता, लेकिन जब आप दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो अचानक से वह फिर से वही प्यार और ध्यान दिखाने लगता है। वह आपको ऐसा महसूस कराता है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसकी वजह आप ही हैं। जब आप उससे कोई सवाल करते हैं, तो वह आपका ही दिमाग घुमा देता है और आप खुद को दोष देने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आप खुद ही समस्या हैं। यही है नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ का खेल। अब सवाल यह उठता है, नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ में क्या फर्क होता है? वे लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं? कैसे पहचाने कि कोई नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ आपके आसपास है? कैसे बचें इनके जाल से? इस अध्याय में हम इन खतरनाक व्यक्तित्वों के पीछे छिपे मानसिक खेल को उजागर करेंगे। नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ दोनों में क्या फर्क है? 1. नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट जब कोई खुद को भगवान समझे। नार्सिसिस्ट वे लोग होते हैं जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। वे खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं और हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। उनकी सबसे बड़ी खासियतें: खुद को खास मानना। वे खुद को सबसे बुद्धिमान, सबसे आकर्षक और सबसे योग्य समझते हैं। हर समय तारीफ और ध्यान चाहते हैं। वे तब तक खुश रहते हैं जब तक लोग उनकी प्रशंसा करते रहें।
दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते, वे सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। मैनिपुलेशन के उस्ताद होते हैं, वे आपको प्यार और ध्यान देकर फंसाते हैं, फिर धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। 2. साइकोपैथ जब कोई बिना भावनाओं के जीता है। साइकोपैथ वे लोग होते हैं जिनमें कोई सहानुभूति नहीं होती। वे लोगों को सिर्फ एक खेल की तरह देखते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करके फायदा उठाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियतें, उन्हें किसी की भावनाओं की परवाह नहीं होती, वे दूसरों के दर्द या भावनाओं को महसूस ही नहीं कर सकते। वे झूठ बोलने में माहिर होते हैं, वे इतने आकर्षक और भरोसेमंद लगते हैं कि लोग उनके झूठ को सच मान लेते हैं। वे बिना पछतावे के दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, उन्हें किसी की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता। वे मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं, वे दूसरों को अपने फायदे के लिए पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अब सवाल यह है, वे दूसरों को कैसे फंसाते हैं? कैसे नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं? 1. लव बॉम्बिंग जब प्यार ही हथियार बन जाए। नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ शुरुआत में आपको इतना प्यार और ध्यान देते हैं कि आप खुद को सबसे खास महसूस करने लगते हैं। वे आपकी हर बात सुनते हैं। वे आपकी पसंद नापसंद को अपनाने लगते हैं। वे आपको इतनी तारीफें देते हैं कि आप खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझने लगते हैं। लेकिन ये प्यार असली नहीं होता, ये सिर्फ आपको जाल में फंसाने की चाल होती है। 2. गैसलाइटिंग जब आपकी ही सोच पर सवाल खड़ा कर दिया जाए। क्या कभी किसी ने आपको यह महसूस कराया है कि आपका ही दिमाग सही से काम नहीं कर रहा? उदाहरण के लिए, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम गलत याद कर रहे हो, तुम हमेशा ड्रामा करते हो, इसलिए कोई तुम पर विश्वास नहीं करता। ये सभी बातें गैसलाइटिंग के संकेत हैं। नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ बार बार झूठ बोलते हैं और आपकी वास्तविकता को इस हद तक तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि आपको खुद पर शक होने लगता है। 3. हॉट एंड कोल्ड टेक्निक जब प्यार और नफरत का खेल खेला जाए। वे आपको पहले बहुत प्यार और ध्यान देंगे, लेकिन फिर अचानक आपको इग्नोर करने लगेंगे। अगर आप नाराज होते हैं तो वे फिर से आपको प्यार देने लगेंगे। अगर आप मान जाते हैं तो वे फिर से आपको इग्नोर करने लगेंगे। इस तरह वे आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं और आपके आत्मसम्मान को तोड़ देते हैं। 4. ट्रायंगुलेशन जब किसी और को बीच में लाकर आपको कमजोर किया जाए। वे हमेशा आपको किसी और से तुलना करेंगे। काश तुम मेरी एक्स की तरह होते, वह बहुत समझदार थी। तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, पता नहीं तुम क्यों ऐसे हो। इससे आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है और आप खुद को उनकी नजरों में अच्छा साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। कैसे बचें इन खतरनाक लोगों से? रेड फ्लैग्स पहचानें। अगर कोई आपको बहुत जल्दी प्यार जताने लगे या बार बार आपको दोषी महसूस कराने लगे, तो सावधान हो जाएं। बाउंड्री सेट करें। अगर कोई आपकी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो उससे दूरी बना लें। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। मैनिपुलेटर्स इमोशंस के जरिए ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए भावनात्मक रूप से मजबूत बने। अगर जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर आप किसी ऐसे इंसान के प्रभाव में आ चुके हैं जो आपकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं। अगर आपको लगे कि कोई इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो उससे पूरी तरह से संपर्क तोड़ देना ही सबसे अच्छा उपाय है। अगले अध्याय में क्या होगा? अब जब आपने नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ के मैनिपुलेशन तकनीकों को समझ लिया है, तो अगला कदम है सुपरमैसिव डार्क पर्सनैलिटी, जब एक ही इंसान में सारे खतरनाक गुण आ जाएं। अगले अध्याय में हम जानेंगे क्या होता है जब कोई नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ और मैनिपुलेटर एक ही इंसान में मिल जाए। कैसे ऐसे लोग पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाते हैं। क्या इन लोगों से निपटने का कोई तरीका है? क्या आप तैयार हैं इस मनोवैज्ञानिक अंधेरे के सबसे गहरे स्तर में जाने के लिए? अध्याय 6, सुपरमैसिव डार्क पर्सनैलिटी, जब एक ही इंसान में सारे खतरनाक गुण आ जाए। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो न केवल नार्सिसिस्ट है, बल्कि उसमें साइकोपैथिक प्रवृत्तियां और मैनिपुलेटिव स्किल्स भी हैं। वह न केवल खुद को सबसे महान समझता है, बल्कि दूसरों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने में भी माहिर है। वह आपको मानसिक रूप से तोड़ सकता है, फिर भी आपको यह महसूस करवा सकता है कि यह आपकी ही गलती थी। वह आपको इस्तेमाल कर सकता है और फिर जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते, तो आपको छोड़ सकता है, बिना किसी पछतावे के। वह आपके मन की हर कमजोरी को पहचान सकता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यह कोई आम इंसान नहीं है। यह एक सुपर मैसिव डार्क पर्सनैलिटी (SMDP) है, एक ऐसा इंसान जिसमें नार्सिसिज्म, मैनिपुलेशन और साइकोपैथी का सबसे घातक मिश्रण होता है। अब सवाल यह उठता है, ऐसे लोग कौन होते हैं? कैसे वे दूसरों की जिंदगियों को अपने हाथों की कठपुतली बना देते हैं?
कैसे पहचाने कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है? कैसे इन लोगों के जाल से बचा जाए? इस अध्याय में हम इस सबसे खतरनाक मानसिकता की गहराई में उतरेंगे। सुपर मैसिव डार्क पर्सनैलिटी क्या है? सुपर मैसिव डार्क पर्सनैलिटी वाले लोग सिर्फ मैनिपुलेट नहीं करते, बल्कि वे इसे एक आर्ट की तरह अपनाते हैं। ये 3 मानसिक प्रवृत्तियों का मिश्रण होते हैं: नार्सिसिज्म, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति; साइकोपैथी, बिना किसी पछतावे या सहानुभूति के लोगों को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति; मास्टर मैनिपुलेशन, दूसरों को बिना उनका एहसास हुए अपने नियंत्रण में रखने की कला। कैसे पहचाने एक एसएमडीपी व्यक्ति को? 1. वे हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। एसएमडीपी लोग हर किसी को एक टूल की तरह देखते हैं। वे किसी भी रिश्ते में तब तक रहेंगे जब तक उन्हें फायदा हो। वे बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के दूसरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. वे बहुत आकर्षक और करिश्माई लगते हैं। वे शुरुआत में बेहद अच्छे, आत्मविश्वासी और मिलनसार लगते हैं। वे आपको यह महसूस करवा सकते हैं कि वे परफेक्ट हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनका असली चेहरा सामने आने लगता है। 3. वे अपने गलत कामों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। अगर कुछ गलत होता है, तो वे कभी नहीं मानेंगे कि गलती उनकी थी। वे हमेशा दोष दूसरों पर डालते हैं। वे इतनी चालाकी से बातें करते हैं कि सामने वाले को ही खुद को दोषी महसूस होने लगता है। 4. वे झूठ बोलने में उस्ताद होते हैं। वे इस तरह से झूठ बोलते हैं कि सामने वाले को लगे कि यह सच है। वे बार बार झूठ को दोहराते हैं ताकि वह सच जैसा लगने लगे। अगर पकड़े भी जाएं, तो वे अपनी कहानी बदल देंगे और उसे और भी अधिक विश्वसनीय बना देंगे। 5. वे आपकी भावनाओं का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। अगर आप भावनात्मक इंसान हैं, तो वे आपकी भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। वे आपको गिल्ट ट्रिप कर सकते हैं, गुस्से में ला सकते हैं, या आपको असहाय महसूस करवा सकते हैं। उनका मकसद आपको मानसिक रूप से अपने नियंत्रण में रखना होता है। 6. वे कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं करते। एसएमडीपी लोग प्यार को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं, यानी जब तक उन्हें फायदा मिलता है, तब तक वे रिश्ते में रहते हैं। वे किसी पर सच्चे दिल से भरोसा नहीं करते और दूसरों की भावनाओं को तुच्छ समझते हैं। कैसे एसएमडीपी लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं? 1. मिररिंग, जब वे आपकी ही परछाई बन जाते हैं। एसएमडीपी लोग शुरुआत में आपके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, ताकि आपको लगे कि वे आपकी आत्मा के सबसे करीब हैं। अगर आपको किताबें पसंद हैं, तो वे भी किताबों के दीवाने बन जाएंगे। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, तो वे भी वही म्यूजिक सुनने लगेंगे। अगर आपको किसी खास टॉपिक में रुचि है, तो वे उसी के बारे में बातें करने लगेंगे। यही मिररिंग है, जहां वे आपकी ही परछाई बनकर आपको अपने जाल में फंसाते हैं। 2. डिस्कार्ड फेज, जब वे आपको छोड़ देते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं। जब आप एसएमडीपी के लिए बेकार हो जाते हैं, तो वे आपको अचानक छोड़ देते हैं। वे आपसे कटने लगते हैं। वे आपको इग्नोर करने लगते हैं। वे आपको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आप उनके लिए कभी मायने ही नहीं रखते थे। और जब आप उनके पीछे भागते हैं, तो वे या तो आपको और ज्यादा मैनिपुलेट करेंगे या आपको पूरी तरह से छोड़ देंगे। 3. फ्लाइंग मंकीज, जब वे दूसरों को आपके खिलाफ कर देते हैं। एसएमडीपी लोग कभी अकेले हमला नहीं करते। वे आपके दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों को भी आपके खिलाफ कर सकते हैं। वे दूसरों को अपने झूठ से इतना प्रभावित कर सकते हैं कि लोग उनका साथ देने लगते हैं और आपको ही दोषी मानने लगते हैं। वे कभी भी सीधा हमला नहीं करते, बल्कि दूसरों को आपके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। कैसे बचें एसएमडीपी लोगों से? नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति एसएमडीपी है, तो उससे पूरी तरह से दूर हो जाएं। भावनात्मक रूप से मजबूत बने। वे आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने इमोशंस पर काबू रखें। उनकी चालों को पहचानें और प्रतिक्रिया न दें। वे आपको गुस्सा दिलाने या गिल्ट महसूस कराने की कोशिश करेंगे। अपने आत्मसम्मान को मजबूत करें। वे आपको कमजोर महसूस करवाएंगे, इसलिए खुद को लगातार याद दिलाएं कि आपकी वैल्यू उनसे अलग है। अगर जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें। एसएमडीपी लोग मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं, इसलिए अगर जरूरत हो तो थेरेपिस्ट या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। अगले अध्याय में क्या होगा? अब जब आपने सबसे खतरनाक मानसिक प्रवृत्ति सुपर मैसिव डार्क पर्सनैलिटी को समझ लिया है, तो अगला कदम है डार्क साइकोलॉजी के मास्टरमाइंड्स, जब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की साजिश रची जाती है। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे कुछ लोग पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं? अध्याय 7, डार्क साइकोलॉजी के मास्टरमाइंड्स, जब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की साजिश रची जाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। उसकी नज़र में लोग सिर्फ मोहरे हैं, और वह अपने दिमाग की चालों से उन्हें एक शतरंज की तरह इस्तेमाल करता है।
वह किसी देश का नेता हो सकता है, कोई अरबपति व्यापारी, कोई प्रभावशाली धर्मगुरु, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया को नियंत्रित कर रहा हो। वह क्या चाहता है? सत्ता, नियंत्रण और दूसरों के दिमाग पर पूरा अधिकार। लेकिन कैसे? कैसे कुछ लोग पूरे समाज, संस्थानों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के विचारों को नियंत्रित करने की ताकत रखते हैं? कैसे वे आम लोगों के दिमाग में अपनी इच्छाएं डाल देते हैं और उन्हें वही करने पर मजबूर कर देते हैं जो वे चाहते हैं? यह अध्याय डार्क साइकोलॉजी के उन मास्टरमाइंड्स के बारे में है जो केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को मैनिपुलेट करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के मास्टरमाइंड्स कौन होते हैं? ये वे लोग होते हैं जो एक बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करने और नियंत्रित करने में माहिर होते हैं। वे केवल अपने आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रोपेगेंडा, झूठी जानकारी और गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के जरिए नियंत्रित करने की ताकत रखते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं राजनीतिक नेता जो जनता की भावनाओं को भड़का कर सत्ता में बने रहते हैं, कॉर्पोरेट टाइकून जो उपभोक्ताओं को अपनी कंपनियों की मर्जी से चलाने के लिए मानसिक रणनीतियां अपनाते हैं, धर्मगुरु या पंथ कल्ट लीडर्स जो अपने अनुयायियों को इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं कि वे आंख बंद करके उनके हर आदेश का पालन करने लगते हैं, गुप्त संस्थाएं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। कैसे मास्टरमाइंड्स लोगों को नियंत्रित करते हैं? 1. फियर एंड कंट्रोल। डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। डर वह सबसे ताकतवर हथियार है जिससे किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। राजनीतिक नेता युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक संकट जैसे मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग सुरक्षा की तलाश में उन्हीं पर निर्भर हो जाएं। धर्मगुरु स्वर्ग और नर्क जैसी अवधारणाओं से लोगों को अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। कंपनियां लोगों के डर जैसे सुंदरता खोने का डर, नौकरी जाने का डर का फायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। 2. मास हिप्नोसिस। भीड़ को सम्मोहित करने की कला। भीड़ के सामने जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति अलग अलग तरह की मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का इस्तेमाल करता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। मंत्रमुग्ध कर देने वाले भाषण, हिप्नोटिक स्पीच दिए जाते हैं जिनमें बार बार कुछ शब्द दोहराए जाते हैं ताकि लोग उसे ही सच मान लें। इमोशनल अपील का उपयोग किया जाता है ताकि लोग तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से फैसले लें। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जैसे राष्ट्रवाद, धर्म, भय का उपयोग करके लोगों की सोच को किसी खास दिशा में मोड़ा जाता है। 3. फेक रियलिटी। लोगों को सच से दूर ले जाना। कई बार हमें ये लगता है कि हम जो देख रहे हैं वही सच है, लेकिन हकीकत में यह एक नियंत्रित सत्य, कंट्रोल्ड रियलिटी होती है। मीडिया का उपयोग करके झूठी खबरें, फेक न्यूज फैलाई जाती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम का उपयोग करके सिर्फ वही दिखाया जाता है जो किसी को दिखाना चाहते हैं। किसी एक ही संदेश को बार बार दोहराकर सच की जगह झूठ को स्थापित कर दिया जाता है। 4. मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप। जब लोगों की भावनाओं का खेल खेला जाता है, लोग किसी लीडर, कंपनी या विचारधारा से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और फिर वे बिना सवाल पूछे उसे फॉलो करने लगते हैं। हम बनाम वे मानसिकता, अस वीज देम मेंटालिटी को बढ़ावा दिया जाता है जिससे लोग अपने ग्रुप के प्रति वफादार बने रहें और किसी अन्य विचार को अपनाने से डरें। गिल्ट ट्रिपिंग का उपयोग करके लोगों को उनके विचार बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। 5. ब्रेन वॉशिंग। जब इंसान अपनी खुद की सोच खो देता है, डार्क साइकोलॉजी के मास्टरमाइंड्स लंबे समय तक धीरे धीरे लोगों की सोच को बदलते हैं ताकि वे उनकी दी गई जानकारी को ही सच मानने लगें। बार बार एक ही बात कही जाती है ताकि वह दिमाग में बैठ जाए। सच्चे तथ्य छिपाए जाते हैं और सिर्फ एक ही पक्ष की जानकारी दी जाती है। जो भी इनसे असहमत होता है उसे गलत साबित करने के लिए साजिशें रची जाती हैं। कैसे बचें इन मास्टरमाइंड्स से? हर चीज पर सवाल करें, कुछ भी आंख बंद करके न माने, चाहे वह कोई न्यूज हो, कोई लीडर हो या कोई धार्मिक विचारधारा हो। भावनाओं की बजाय तर्क का इस्तेमाल करें। जब भी कोई आपको डराने या उकसाने की कोशिश करे तो एक कदम पीछे हटकर सोचें, क्या ये सच में सही है? स्वतंत्र सोच विकसित करें। अपनी सोच को नियंत्रित करने से बचने के लिए अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें और खुद विश्लेषण करें। भीड़ के प्रभाव से बचें। जब कोई भीड़ किसी चीज के समर्थन या विरोध में बहुत उग्र हो रही हो तो यह समझे कि वहां मनोवैज्ञानिक गेम खेले जा रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया के प्रभाव को पहचानें। ये जाने कि न्यूज और सोशल मीडिया आपकी सोच को बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्या अगला कदम और भी खतरनाक है? अब आपने जाना कि कैसे कुछ लोग पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये यहीं खत्म होता है? नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी के सबसे बड़े राज, जब इतिहास की सबसे खतरनाक मानसिक रणनीतियां उजागर होती हैं। तैयार हो जाए, क्योंकि अब हम डार्क साइकोलॉजी के सबसे खतरनाक और छिपे हुए रहस्यों की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं।
You said. Next chapter in detail. ChatGPT said. अध्याय 8, दिमाग पर पूरा नियंत्रण जब इंसान को उसकी ही सोच के खिलाफ कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि आप अपने निर्णय खुद ले रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हर फैसला, हर विचार, हर पसंद किसी और के द्वारा तय की जा रही है। आपको यह महसूस भी नहीं होता, लेकिन कोई आपकी सोच को धीरे धीरे बदल रहा होता है। आपके विचार, आपकी यादें, आपका विश्वास, सब कुछ किसी और के नियंत्रण में आ सकता है। ये कैसे संभव है? कैसे कुछ लोग इतनी खतरनाक मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं कि कोई इंसान अपनी ही सोच के खिलाफ चला जाए? आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसे मेंटल रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे घातक तकनीक है, जिससे इंसान का दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और वह खुद को भी पहचानना बंद कर सकता है। मेंटल रीप्रोग्रामिंग जब दिमाग दोबारा लिखा जाता है। रीप्रोग्रामिंग यानी किसी चीज को फिर से कोड करना। जिस तरह एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है, वैसे ही इंसानी दिमाग को भी दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान का गहरा खेल है। इसमें इंसान के विचारों को इतनी चालाकी से बदला जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वह अपने खिलाफ खड़ा हो चुका है। कैसे होती है मेंटल रीप्रोग्रामिंग? 1. यादों में बदलाव जब आपको आपका ही अतीत झूठा लगने लगे। इंसान की पहचान उसकी यादों पर आधारित होती है। लेकिन क्या हो अगर यादें ही बदल दी जाएं? फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम। फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंसान को ऐसी यादें दी जाती हैं जो कभी हुई ही नहीं थी। लगातार झूठी बातें दोहराकर और पुराने अनुभवों को संदिग्ध बनाकर इंसान को अपने ही अतीत पर शक करने पर मजबूर किया जाता है। मन के खेल, माइंड गेम्स खेले जाते हैं जिससे व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसकी पुरानी सोच गलत थी। 2. गैसलाइटिंग जब आपको अपनी ही सोच पर भरोसा न रहे। गैसलाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंसान को बार बार ये बताया जाता है कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम कुछ समझ नहीं रहे हो, या जो तुमने देखा वह सच नहीं था। अगर कोई बार बार कहे कि तुम पागल हो रहे हो, तो एक समय बाद इंसान खुद को पागल मानने लगता है। इस तकनीक से लोगों को इतना कमजोर बना दिया जाता है कि वे अपने ही विचारों को झूठा समझने लगते हैं। यह तकनीक टॉक्सिक रिश्तों, राजनीति और बड़ी साजिशों में इस्तेमाल की जाती है। 3. विचारधारा को तोड़ना जब इंसान को उसकी ही पहचान के खिलाफ कर दिया जाए। इंसान किसी न किसी विचारधारा में पला बड़ा होता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसी विचारधारा को तोड़कर इंसान को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। पहला चरण, उसकी पुरानी मान्यताओं को गलत साबित करना। दूसरा चरण, उसे यह यकीन दिलाना कि उसकी पुरानी सोच उसकी ही दुश्मन थी। तीसरा चरण, उसके दिमाग को एक नई विचारधारा से भर देना ताकि वह उसी को सच मानने लगे। 4. आइसोलेशन टेक्निक जब इंसान को पूरी दुनिया से काट दिया जाता है। अगर किसी इंसान को बदलना है तो उसे उसकी पुरानी दुनिया से अलग करना होगा। पंथों, कल्ट्स और कट्टर संगठनों में नए सदस्यों को उनके परिवार और दोस्तों से दूर कर दिया जाता है। उन्हें एक ऐसे माहौल में रखा जाता है जहां सिर्फ वही बातें सुनने को मिलें जो उनके नए विचारों को मजबूत करें। धीरे धीरे उनका दिमाग पुरानी सोच को भूलने लगता है और नई सोच को ही हकीकत मान लेता है। 5. पेन और प्लेजर जब दर्द और सुख से सोच को बदला जाता है। इंसान को अगर दर्द और सुख के बीच घुमाया जाए तो वह वही सोच अपनाने लगता है जो उसे सुख की ओर ले जाए। नए विचारों को अपनाने पर इनाम, रिवॉर्ड दिया जाता है। पुरानी सोच को अपनाने पर दंड, पनिशमेंट दिया जाता है। यह तकनीक संप्रदायों, तानाशाही सरकारों और खतरनाक संगठनों में इस्तेमाल की जाती है। मेंटल रीप्रोग्रामिंग के सबसे बड़े उदाहरण, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां इंसानों के दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया गया। नाजी जर्मनी, हिटलर ने पूरे जर्मनी को अपनी विचारधारा में ढाल दिया और लाखों लोग उसके आदेशों को सही मानने लगे। नॉर्थ कोरिया, वहां के लोग पूरी दुनिया से कटे हुए हैं और सरकार वही दिखाती है जो उसे दिखाना है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जब लोगों को उनकी पुरानी पहचान से अलग करके नई पहचान दी जाती है। आतंकवादी संगठन, नए सदस्यों को ब्रेन वॉश करके उन्हें ऐसी विचारधारा दी जाती है जिससे वे अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। क्या हम खुद को बचा सकते हैं? अगर किसी इंसान को उसकी ही सोच के खिलाफ किया जा सकता है, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग को मजबूत बनाना होगा। हमेशा सवाल करें, अगर कोई आपको किसी विचार को अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो पूछे कि क्यों? अपने दिमाग को खुला रखें, किसी एक विचारधारा में मत बंधिए, बल्कि अलग अलग नजरिए को समझिए। मीडिया के प्रभाव को पहचानें, हर न्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट को तथ्यों के आधार पर परखें।
लोगों की बातें सुने, लेकिन आंख बंद करके न माने। अगर कोई बार बार कहे कि तुम गलत हो, तो ठहर कर सोचे कि क्या वाकई। अपनी यादों और विचारों को मजबूत रखें। अगर कोई आपकी यादों पर शक करवा रहा है, तो उन्हें लिख कर रखें। अगला अध्याय, जब इंसान को बेजान रोबोट बना दिया जाता है। अब तक आपने देखा कि कैसे दिमाग को पूरी तरह से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन क्या यह अंतिम स्तर है? नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे माइंड कंट्रोल के सबसे खतरनाक हथियार, जब इंसान को पूरी तरह से गुलाम बना दिया जाता है। अब हम डार्क साइकोलॉजी के सबसे गहरे और खौफनाक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। तैयार रहिए, क्योंकि अगला सच आपको झकझोर कर रख देगा। अध्याय 9, माइंड कंट्रोल के सबसे खतरनाक हथियार, जब इंसान को पूरी तरह से गुलाम बना दिया जाता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने कभी खुद के लिए सोचा था, जो अपने फैसले खुद लिया करता था, अब एक ऐसा रोबोट बन चुका है जो बिना सवाल किए हर आदेश मानता है। उसके पास अपनी कोई इच्छा नहीं बची। वह न हंसता है, न रोता है। उसे अब दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि वह दर्द को ही आनंद मानने लगा है। यह कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का सबसे अंधकार में सच है, कंप्लीट माइंड कंट्रोल। जहां इंसान की सोच, भावनाएं और शरीर सब पर किसी और का कब्जा हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या सच में इंसानों को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? और सबसे जरूरी, क्या हम खुद को इससे बचा सकते हैं? आज हम माइंड कंट्रोल के उन घातक तरीकों को समझेंगे, जिनका उपयोग सरकारें, गुप्त संगठन, आतंकवादी समूह और कुछ खास लोग दूसरों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए करते हैं। पूर्ण माइंड कंट्रोल कैसे संभव है? माइंड कंट्रोल यानी बिना किसी प्रतिरोध के किसी इंसान के दिमाग को अपने अनुसार चला देना। इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं: ब्रेकिंग द माइंड, दिमाग को तोड़ना; रिकोडिंग द माइंड, सोच को फिर से प्रोग्राम करना; ऑटोमेशन, इंसान को बिना भावनाओं वाला रोबोट बनाना। अब हम एक एक कर इन खतरनाक चरणों को समझेंगे। 1. ब्रेकिंग द माइंड, जब दिमाग पूरी तरह से टूट जाता है। इंसान का दिमाग तब तक अपनी सोच पर अड़ा रहता है, जब तक वह भावनात्मक या शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूट न जाए। माइंड कंट्रोल के पहले चरण में दिमाग को इस हद तक तोड़ दिया जाता है कि वह सोचने की क्षमता खो दे। कैसे किया जाता है दिमाग को तोड़ने का खेल? अत्यधिक दर्द और यातना, शरीर पर इतना अत्याचार किया जाता है कि दिमाग सुन्न पड़ जाए। यह तरीका गुप्त एजेंसियों, युद्धबंदियों पर प्रयोग किया जाता है। लगातार पीड़ा झेलने के बाद इंसान अपने विचारों को पकड़ कर नहीं रख पाता। वह जो कहा जाता है, उसे ही मानने लगता है। नींद से वंचित करना, स्लीप डेप्रिवेशन, लगातार 4-5 दिन तक सोने न दिया जाए, तो इंसान का दिमाग खुद ब खुद हार मानने लगता है। दिमाग को बिना सोने के काम करने पर मजबूर किया जाता है। इंसान का दिमाग भ्रम, हेलुसिनेशंस पैदा करने लगता है। उस पर कोई भी विचार जबरन थोपा जा सकता है। भावनात्मक यातना, इमोशनल टॉर्चर, जब दिमाग को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया जाता है। किसी इंसान को अकेले छोड़ देना, सोशल आइसोलेशन। लगातार किसी प्रियजन की मौत की झूठी खबर देना। उसकी दुनिया को पूरी तरह से उल्टा कर देना। एक बार जब दिमाग पूरी तरह टूट जाता है, तब इंसान को रिप्रोग्राम करने का दूसरा चरण शुरू होता है। 2. रिकॉर्डिंग द माइंड, जब नई सोच दिमाग में डाली जाती है। अब दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है। इसे अब नए विचारों से भरा जाता है, जैसे किसी कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। कैसे किया जाता है रिप्रोग्रामिंग? नए नाम और पहचान देना, पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटा दिया जाता है। नाम बदल दिया जाता है। नया इतिहास और नई यादें दी जाती हैं। बार बार झूठे तथ्य दोहराए जाते हैं, जब तक व्यक्ति उन्हें सच न मानने लगे। हिप्नोटिक ट्रांस, दिमाग को नींद में डालकर आदेश देना, व्यक्ति को हल्की बेहोशी की स्थिति में डाल दिया जाता है। इस दौरान उसे नए विचार, नए विश्वास और नए आदेश दिए जाते हैं। यह तरीका आतंकवादी संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों पर इस्तेमाल किया जाता है। मॉन्स्टर मेकिंग, एक निर्दोष इंसान को हत्यारा बना देना। दिमाग में इतनी नफरत भरी जाती है कि व्यक्ति किसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसे यह यकीन दिलाया जाता है कि उसका पुराना जीवन झूठ था। अब उसका केवल एक ही मिशन है, आदेशों का पालन करना। एक बार जब इंसान पूरी तरह से रिप्रोग्राम हो जाता है, तब अंतिम चरण आता है, उसे पूरी तरह से रोबोट में बदल देना। 3. ऑटोमेशन, इंसान को बिना भावनाओं वाला रोबोट बना देना। अब इंसान का दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब उसे बिना किसी सवाल के आदेश मानने के लिए तैयार किया जाता है। कैसे इंसान को रोबोट में बदला जाता है? साइलेंट ट्रिगर, जब बिना सोचे समझे कोई हत्यारा बन जाए। कुछ खास संकेतों, ट्रिगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही वह शब्द सुना जाता है, व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम कर देता है। यह तरीका जासूसों, एजेंटों और स्लीपर सेल में इस्तेमाल किया जाता है।
भावनाएं खत्म करना, जब कोई दर्द महसूस न करे। व्यक्ति को सिखाया जाता है कि भावनाएं कमजोरी है। उसे हिंसा, हत्या और दर्द में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। वह किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। माइंडलेस ओबीडियंस, जब इंसान बस आदेशों का पालन करे, कोई सवाल नहीं, कोई तर्क नहीं, बस आज्ञा माननी है। व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक गुलाम बन जाता है। वह अपनी पुरानी पहचान भूल जाता है और अब जो उसे कहा जाता है वही करता है। क्या हम माइंड कंट्रोल से बच सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने दिमाग को हमेशा जागरूक रखना होगा। अपनी सोच को मजबूत बनाएं। भावनात्मक रूप से कमजोर न हो। किसी भी चीज को आंख बंद करके न माने। ध्यान रखें कि आपके आसपास कौन आपको प्रभावित कर रहा है। अगला अध्याय, जब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की साजिश रची जाती है। अब तक हमने जाना कि कैसे इंसान का दिमाग पूरी तरह से गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ इंसानों तक सीमित है या पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोई साजिश चल रही है? अगले अध्याय में हम इतिहास की सबसे रहस्यमय माइंड कंट्रोल साजिशों को उजागर करेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि सच और भी डरावना होने वाला है। अध्याय 10, जब पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की साजिश रची जाती है। सोचिए, अगर किसी को पूरी दुनिया को कंट्रोल करना हो तो वह कैसे करेगा? क्या वह हर इंसान को पकड़कर उसका दिमाग धो सकता है? नहीं, इसके बजाय ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग खुद ब खुद उस जाल में फंस जाएं और उन्हें इसका एहसास तक न हो। हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वो वास्तव में एक बहुत बड़े मानसिक नियंत्रण, मास माइंड कंट्रोल का हिस्सा हो सकती है। इसके पीछे कौन लोग हैं? कैसे ये सब काम करता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इस जाल से बच सकते हैं? चलिए जानते हैं ग्लोबल माइंड कंट्रोल की सबसे खौफनाक साजिशों के बारे में। 1. डिजिटल गुलामी, जब इंटरनेट ही सबसे बड़ा हथियार बन जाए। क्या आपको पता है, आप जो भी सोचते हैं वह पहले से ही किसी और के नियंत्रण में हो सकता है? कैसे? सोशल मीडिया और एल्गोरिदम, जो वीडियो, न्यूज और पोस्ट आपको दिखाए जाते हैं, वह किसी खास उद्देश्य से आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं। आपको उन्हीं चीजों पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है जो कोई और चाहता है। हर एक लाइक, कमेंट और शेयर से आपकी सोच को धीरे धीरे बदला जा रहा है। मनोरंजन और प्रोग्रामिंग, फिल्में, वेब सीरीज, गाने और वीडियो गेम्स के जरिए आपके दिमाग को एक खास दिशा में मोड़ा जाता है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आपकी विचारधारा को कैसे बदला जा रहा है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग अपनी मर्जी से अपना माइंड कंट्रोल करवा रहे हैं। अब सोचिए, अगर आपको केवल वही जानकारी दी जाए जो कोई और आपको देना चाहता है, तो क्या आप वास्तव में आजाद हैं? 2. फियर साइकोलॉजी, जब डर ही आपका मालिक बन जाए। दुनिया में कई बार डर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। डर इंसान को सोचने से रोक देता है और उसे बस आदेश मानने के लिए मजबूर कर देता है। कैसे किया जाता है ये खेल? डर का बिजनेस, न्यूज चैनल्स और मीडिया लगातार डर फैलाने वाली खबरें दिखाते हैं। इससे लोग घबराए रहते हैं और उनके दिमाग पर नियंत्रण आसान हो जाता है। अगर लोग डरे रहेंगे तो वे सवाल नहीं करेंगे। दुश्मन बनाना, अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो उन्हें हमेशा किसी न किसी चीज से डराया जाता है। कभी यह आतंकवाद होता है, कभी किसी महामारी का डर, कभी आर्थिक मंदी। जब लोग डरे होते हैं तो वे बिना सोचे समझे जो भी समाधान दिया जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने डर के कारण कोई फैसला लिया है जो आपने सामान्य स्थिति में नहीं लिया होता। 3. द हिडन पावर ग्रुप्स, जब कुछ गुप्त संगठन पूरी दुनिया को चला रहे हो। क्या सच में ऐसी कोई गुप्त शक्तियां हैं जो दुनिया को चला रही है? कई थ्योरीज के अनुसार कुछ एलीट ग्रुप्स पूरी दुनिया पर शासन कर रहे हैं। इनका लक्ष्य क्या होता है? एक वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया पर एक ही सत्ता का नियंत्रण हो। माइंडलेस वर्कर्स, लोग सिर्फ काम करें, सवाल न करें। डिजिटल जेल, हर किसी पर नजर रखी जाए जिससे कोई भी सिस्टम के खिलाफ न जा सके। इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? बड़े टेक कंपनियां, सरकारें और गुप्त एजेंसियां, बड़े बैंक्स और कॉर्पोरेट्स, कुछ रहस्यमयी संगठन जैसे फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी आदि। अब सवाल उठता है, क्या हम पहले से ही इस कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा हैं? 4. सुपर सोल्जर प्रोग्राम, जब इंसान को ही हथियार बना दिया जाए। कुछ गुप्त प्रोजेक्ट्स में यह दावा किया गया है कि लोगों को पूरी तरह से माइंड कंट्रोल करके सुपर सोल्जर बनाया जा सकता है। मतलब ऐसे सैनिक जो बिना किसी भावनाओं के, बिना किसी सवाल के सिर्फ आदेश माने। कैसे संभव है ये? ड्रग्स और केमिकल्स, कुछ दवाइयों से दिमाग को ऐसा बनाया जाता है कि वह दर्द और डर महसूस न करे। ब्रेन इम्प्लांट्स, माइक्रोचिप्स और न्यूरोटेक्नोलॉजी से दिमाग को सीधा कंट्रोल किया जा सकता है।
ट्रिगर प्रोग्रामिंग ऐसे सीक्रेट एजेंट्स तैयार किए जाते हैं जो एक खास सिग्नल मिलते ही कोई भी मिशन पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आने वाले समय में आम लोग भी इन प्रयोगों का शिकार बन सकते हैं? 5. क्या हम इससे बच सकते हैं? अगर माइंड कंट्रोल की यह साजिश सच है तो क्या हम इससे खुद को बचा सकते हैं? यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। अपनी सोच पर खुद कंट्रोल रखें। जो भी जानकारी मिले उसे बिना जांचे परखे न माने। अपनी सोच को खुद विकसित करें। डिजिटल दुनिया में सतर्क रहें। सोशल मीडिया को सोच समझकर इस्तेमाल करें। हर न्यूज और ट्रेंड के पीछे का सच जानने की कोशिश करें। डर के कारण फैसले न लें। जो चीजें आपको डराने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें पहचानें। अपने डर को नियंत्रित करना सीखें। स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दें। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें। हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखें। अगला अध्याय, सबसे रहस्यमयी माइंड कंट्रोल प्रयोग जो इतिहास में किए गए। अब तक हमने जाना कि कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की साजिश रची जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में पहले भी ऐसे कई प्रयोग किए जा चुके हैं जो लोगों के दिमाग को पूरी तरह बदल सकते थे? अगले अध्याय में हम उन सबसे रहस्यमयी और खतरनाक माइंड कंट्रोल प्रयोगों की सच्चाई जानेंगे जिन्हें सरकारों ने छुपा कर रखा था। सच्चाई चौंकाने वाली होगी, तो बने रहिए। अध्याय 11, इतिहास के सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोल प्रयोग। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में लोगों के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या सरकारें, खुफिया एजेंसियां और गुप्त संगठन ऐसे प्रयोग कर चुके हैं जिनमें इंसानों के विचारों, यादों और व्यवहार को बदला गया हो? अगर हाँ, तो ये कैसे किया गया? कौन कौन से प्रयोग इतिहास में हुए जिनके बारे में आम लोगों को कभी बताया नहीं गया? और सबसे डरावनी बात, क्या ये प्रयोग आज भी जारी है? आज हम उन रहस्यमयी और खौफनाक प्रयोगों की सच्चाई जानेंगे जिन्हें सरकारें दुनिया से छिपाती रही हैं। 1. एमकुल्ट्रा, जब CIA ने इंसानों के दिमाग से खेला। यह इतिहास का सबसे मशहूर और खतरनाक माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट था। एमकुल्ट्रा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 1950 और 60 के दशक में शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था इंसानों के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करना। कैसे किया जाता था ये प्रयोग? लोगों को बिना उनकी मर्जी के खतरनाक ड्रग्स दिए जाते थे, जैसे LSD, जिससे उनके होश और दिमाग की सोचने की क्षमता को बदला जा सके। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी और यातना देकर दिमाग की यादों को मिटाने की कोशिश की जाती थी। हिप्नोसिस और ब्रेन वॉशिंग के जरिए इंसानों को एक नए व्यक्तित्व में बदला जाता था। एमकुल्ट्रा के कुछ सबसे डरावने तथ्य। इस प्रयोग में कई मासूम लोगों को बिना उनकी जानकारी के शामिल किया गया। कई मरीज पागल हो गए, कई की मौत हो गई, लेकिन CIA ने यह सब छुपा लिया। 1973 में CIA ने इस प्रयोग से जुड़े सभी दस्तावेज जला दिए ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। लेकिन सवाल यह है, क्या यह प्रोजेक्ट सच में बंद हुआ या किसी नए रूप में आज भी जारी है? 2. मोनटॉक प्रोजेक्ट, क्या वाकई समय और दिमाग के साथ छेड़छाड़ संभव है? क्या आपने स्ट्रेंजर थिंग्स वेब सीरीज देखी है? यह सीरीज असल में मोनटॉक प्रोजेक्ट से प्रेरित थी। माना जाता है कि अमेरिकी सेना ने 1980 के दशक में एक गुप्त प्रयोग किया जिसमें लोगों के दिमाग और समय पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई। इस प्रयोग के दावे बेहद अजीब और डरावने हैं। इंसानों के दिमाग को इतनी ताकतवर बना दिया गया कि वे दूर बैठे किसी का दिमाग पढ़ सकते थे। टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी चीजों पर प्रयोग किए गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रयोग से अनजाने में किसी दूसरी दुनिया के जीव एंटिटीज भी बुला लिए गए। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट आज भी गुप्त रूप से जारी है। 3. ध्वनि नियंत्रण तकनीक, जब बिना छुए ही दिमाग में आवाज डाली जाए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके दिमाग में कोई अजनबी आवाज बोल रही है, या ऐसा लगा है कि आपको कोई खास विचार सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है? यह कोई संयोग नहीं हो सकता। कई रिसर्चर्स का मानना है कि आज माइंड कंट्रोल के लिए ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक RF वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? साइलेंट साउंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम SSSS तकनीक। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे बिना किसी स्पीकर या हेडफोन के भी आपके दिमाग में आवाज भेजी जा सकती है। अमेरिका की सेना और कुछ बड़ी टेक कंपनियां इस तकनीक पर काम कर रही हैं। वॉइस टू स्कल V2 के तकनीक, माइक्रोवेव तरंगों के जरिए किसी इंसान के दिमाग में सीधी आवाज डाली जा सकती है जिससे उसे लगे कि कोई उससे बात कर रहा है। इसका इस्तेमाल जासूसी, पूछताछ और यहां तक कि टारगेटेड माइंड कंट्रोल के लिए किया जा सकता है। अगर यह सच में संभव है, तो क्या भविष्य में लोग अपनी सोच पर खुद का नियंत्रण भी खो सकते हैं? 4. साइकोट्रॉनिक वेपन, जब हथियार आपके दिमाग के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएं।
एक समय था जब युद्ध हथियारों से लड़े जाते थे, लेकिन आज युद्ध माइंड कंट्रोल और साइकोलॉजिकल हथियारों से लड़े जा रहे हैं। माना जाता है कि कुछ देशों ने ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जो इंसानों के दिमाग को दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइंड कंट्रोल। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से दिमाग की तरंगों को बदला जा सकता है। इससे इंसान के विचार, भावनाएं और निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। माइक्रोवेव माइंड कंट्रोल। माइक्रोवेव तकनीक का उपयोग करके इंसानों को भ्रमित किया जा सकता है, उनके अंदर डर या बेचैनी पैदा की जा सकती है। यह छुपा हुआ हथियार हो सकता है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या ये सब पहले से ही हो रहा है और हमें इसकी भनक तक नहीं लग रही? क्या माइंड कंट्रोल अब हमारे बीच मौजूद है? इतिहास के ये गुप्त प्रयोग हमें ये दिखाते हैं कि इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिशें दशकों से की जा रही हैं। और हो सकता है कि आज भी नए और अधिक एडवांस तरीके खोजे जा रहे हों जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इस माइंड कंट्रोल से बच सकते हैं? अगर यह सब सच है तो हमें कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। अपने विचारों पर खुद नियंत्रण रखें। जो भी जानकारी मिले उसे बिना जांचे परखे स्वीकार न करें। डिजिटल दुनिया में सावधान रहें, क्योंकि आपका डेटा और आपकी सोच का विश्लेषण लगातार किया जा रहा है। किसी भी नई तकनीक पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, बल्कि उसके पीछे के विज्ञान और उद्देश्य को समझने की कोशिश करें। अगला अध्याय, क्या भविष्य में इंसान का दिमाग पूरी तरह से मशीनों द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? इतिहास के इन माइंड कंट्रोल प्रयोगों से एक बात साफ है, दिमाग पर नियंत्रण की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक और उन्नत हो रही है। लेकिन भविष्य में क्या होगा? क्या इंसान अपनी सोच तक को खो देगा? क्या मशीनें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई हमारे विचारों पर राज करेगी? अगले अध्याय में जानेंगे दिमाग और मशीनों का ऐसा भविष्य जो आपको हैरान कर देगा। अध्याय 12, क्या भविष्य में इंसानों का दिमाग पूरी तरह मशीनों के नियंत्रण में होगा? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को कोई और कंट्रोल कर सकता है। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में कोई मशीन या कोई सिस्टम आपके दिमाग में पहले से ही वो विचार डाल चुका है। क्या ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है, या फिर हम सच में ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसानों की सोच भी उनकी खुद की नहीं रहेगी? आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंसानों के दिमाग को अपने नियंत्रण में ले रही है और क्या भविष्य में माइंड कंट्रोल मशीनों के जरिए पूरी तरह से संभव हो जाएगा। 1. न्यूरोटेक्नोलॉजी। जब मशीनें इंसानी दिमाग से सीधा जुड़ जाएंगी। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां मशीनें और इंसानी दिमाग के बीच सीधा कनेक्शन बनाया जा रहा है। इस तकनीक को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI कहा जाता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कैसे काम करता है? इस तकनीक में इंसानी दिमाग में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो दिमाग की तरंगों को पढ़ सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड आपके विचारों और न्यूरल सिग्नल्स को एक कंप्यूटर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दिमाग से सीधे मशीनों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन खतरा कहाँ है? अगर मशीनें इंसानी दिमाग को पढ़ और समझ सकती हैं, तो क्या वे एक दिन उसे कंट्रोल भी कर सकती हैं? एलन मस्क का न्यूरालिंक, क्या ये इंसानों को मशीन बना देगा? एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है कि इंसानों के दिमाग में एक चिप लगाई जाए जिससे वे बिना किसी डिवाइस को छुए ही चीजों को कंट्रोल कर सकें। न्यूरालिंक का दावा, इससे दिमाग की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। लकवाग्रस्त लोग सिर्फ सोचकर कंप्यूटर या मोबाइल चला सकेंगे। भविष्य में इंसान अपने दिमाग को सीधे इंटरनेट से कनेक्ट कर सकेगा। लेकिन इसका डरावना पहलू क्या है? अगर इंसानों का दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो क्या इसे हैक भी किया जा सकता है? क्या सरकारें, कंपनियां या गुप्त संगठन इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई भी इंसान असली स्वतंत्रता खो देगा क्योंकि उसके विचार तक नियंत्रित किए जा सकेंगे? 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई और माइंड कंट्रोल। जब मशीनें आपके विचार बदल देंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई का मकसद था इंसानों के काम को आसान बनाना। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आई सिर्फ मदद कर रहा है या धीरे धीरे हमारे विचारों को भी प्रभावित कर रहा है? आई कैसे माइंड कंट्रोल कर सकता है? सोशल मीडिया और एल्गोरिदम। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जो सोचते हैं वही चीजें आपको सोशल मीडिया पर दिखने लगती है? यह एल्गोरिदम है जो आपके विचारों को समझता है और उसी हिसाब से आपको चीजें दिखाता है। धीरे धीरे आपकी सोच को एक खास दिशा में मोड़ा जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। डीप फेक और फेक न्यूज। आज आई के जरिए ऐसे वीडियो और आवाजें बनाई जा सकती हैं जो असली लगे लेकिन है नहीं।
भविष्य में कोई भी आपकी पसंद, राय और यहां तक कि यादें तक बदल सकता है। वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी जब सब कुछ डिजिटल दुनिया में होगा तो असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई आपकी पूरी वास्तविकता को बदल दे तो क्या आप अपनी सोच को खुद कंट्रोल कर पाएंगे? 3. दिमाग को सीधे कंट्रोल करने वाली तकनीकें, क्या हम रोबोट में बदलने वाले हैं? आज कई नई तकनीकें विकसित हो रही हैं जो इंसानों के दिमाग को सीधा कंट्रोल कर सकती हैं। 1. क्रिस्पर और जेनेटिक माइंड कंट्रोल। क्रिस्पर एक ऐसी तकनीक है जिससे इंसानों के डीएनए को एडिट किया जा सकता है। वैज्ञानिक अब ये खोज रहे हैं कि क्या इंसान के दिमाग के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। अगर भविष्य में किसी के दिमाग की सोचने की क्षमता या भावनाओं को बदला जा सके तो क्या इंसान अब इंसान रहेगा? 2. ऑप्टोजेनेटिक्स। जब रोशनी से दिमाग कंट्रोल किया जाए, यह एक नई तकनीक है जिसमें दिमाग के न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए खास लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग भावनाओं को बदलने, यादें मिटाने और व्यवहार को कंट्रोल करने में किया जा सकता है। 3. इलॉन मस्क की चेतावनी, एआई से सावधान रहें। एलन मस्क ने खुद कहा है कि एआई बहुत जल्दी इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अगर एक दिन एआई को माइंड कंट्रोल की ताकत मिल गई तो इंसानों का क्या होगा? 4. क्या भविष्य में इंसान के पास कोई विकल्प होगा? अगर माइंड कंट्रोल तकनीकें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो क्या इंसानों के पास खुद को बचाने का कोई तरीका होगा? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें अभी से सतर्क रहना होगा। हर नई तकनीक को बिना सोचे समझे अपनाने से पहले उसके खतरों को समझना होगा। डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि वहां से माइंड कंट्रोल सबसे पहले शुरू होगा। आई और न्यूरोटेक्नोलॉजी को एक सीमा में रखना होगा ताकि यह इंसानों को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह संभव होगा? क्या सरकारें और टेक कंपनियां वाकई इस पर कंट्रोल रखेंगी, या फिर धीरे धीरे हम ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां इंसानों के विचार भी उनके खुद के नहीं होंगे? अगला अध्याय, क्या इंसानों को माइंड कंट्रोल तकनीकों के खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी? अगर माइंड कंट्रोल तकनीकें इतनी खतरनाक हैं तो क्या भविष्य में लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे? क्या इंसान अपनी असली स्वतंत्रता को बचा पाएगा, या फिर हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर इंसान बस एक प्रोग्राम किया हुआ रोबोट बन जाएगा? अगले अध्याय में जानेंगे कि क्या माइंड कंट्रोल से बचने का कोई रास्ता है, या फिर यह हमारी नई हकीकत बनने वाली है। अध्याय 13, क्या इंसान माइंड कंट्रोल तकनीकों के खिलाफ बगावत करेंगे? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपकी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय पहले से ही किसी और के द्वारा तय किया गया हो। आपको लगता है कि आप खुद सोच रहे हैं, लेकिन असल में जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वह किसी तकनीक या एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। लेकिन क्या इंसान इतनी आसानी से अपनी स्वतंत्रता खो देगा? क्या लोग एक दिन इस माइंड कंट्रोल तकनीक के खिलाफ खड़े होंगे और बगावत करेंगे, या फिर इंसानों को इस तकनीक के आगे झुकना ही पड़ेगा? आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्या माइंड कंट्रोल से बचने का कोई रास्ता है, या फिर यह हमारी नई हकीकत बनने वाली है। 1. जब इतिहास में लोगों ने माइंड कंट्रोल के खिलाफ विद्रोह किया, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो ये साफ दिखता है कि हर बार जब किसी शक्ति ने लोगों की सोच को नियंत्रित करने की कोशिश की तो बगावत जरूर हुई। प्राचीन काल में माइंड कंट्रोल हजारों साल पहले राजा महाराजाओं और धर्मगुरुओं ने भी धार्मिक मान्यताओं और कानूनों के जरिए लोगों की सोच को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन समय के साथ लोग सवाल पूछने लगे और यही सोचने की आजादी उन्हें माइंड कंट्रोल से बचाती रही। 20वीं सदी में प्रोपेगेंडा वॉर और माइंड कंट्रोल। नाजी जर्मनी में हिटलर ने प्रोपेगेंडा तकनीकों का इस्तेमाल करके लोगों की सोच को बदल दिया था। सोवियत संघ और चीन में भी सेंसरशिप और प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों की मानसिकता को कंट्रोल किया गया। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और उन्होंने इन तकनीकों के खिलाफ आवाज उठाई। आधुनिक माइंड कंट्रोल डिजिटल युग में मानसिक गुलामी। आज माइंड कंट्रोल सिर्फ सरकारें ही नहीं कर रही, बल्कि बड़ी टेक कंपनियां और आई एल्गोरिदम भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों की सोच को एक खास दिशा में मोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग अब इसका विरोध करने लगे हैं। क्या आज भी लोग माइंड कंट्रोल तकनीकों के खिलाफ खड़े होंगे, या फिर इस बार टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली होगी कि विरोध करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा? 2. भविष्य में माइंड कंट्रोल के खिलाफ बगावत कैसी होगी? अगर माइंड कंट्रोल तकनीकें इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि इंसान की सोच तक को बदल देंगी, तो उनके खिलाफ विरोध कैसे किया जाएगा? 1. डिजिटल डिक्टेटरशिप के खिलाफ साइबर विद्रोह। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में एक साइबर विद्रोह होगा जहां लोग इंटरनेट और आई सिस्टम को हैक करके अपनी आजादी वापस लेंगे। हैक्टिविस्ट ग्रुप्स जैसे एनोनिमस पहले से ही डिजिटल सेंसरशिप और सरकारों के नियंत्रण के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आम लोग इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे, या फिर वे टेक्नोलॉजी के जाल में फंसते चले जाएंगे?
दो, ऑफलाइन मूवमेंट। जब लोग तकनीक से पूरी तरह कट जाएंगे, कुछ लोग मानते हैं कि इंसान को अपनी असली आजादी वापस पाने के लिए टेक्नोलॉजी से पूरी तरह अलग होना पड़ेगा। डिजिटल डिटॉक्स और अनप्लग्ड लाइफस्टाइल जैसी चीजें पहले से ही लोकप्रिय हो रही हैं। लेकिन क्या ये सबके लिए संभव होगा जब पूरा सिस्टम ही डिजिटल हो जाएगा? 3, आई के खिलाफ कानूनी लड़ाई। कई देश अब आई और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में आई एथिक्स लॉ लाया जा रहा है, जिससे आई का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। लेकिन अगर आई पहले से ही ज्यादा ताकतवर हो गया, तो क्या ये कानून वाकई कोई असर डाल पाएंगे? 3, क्या माइंड कंट्रोल तकनीकों से बचा जा सकता है? अगर माइंड कंट्रोल तकनीकें पूरी दुनिया पर हावी हो जाएंगी, तो क्या कोई इंसान उनसे बच सकता है? 1, अपनी सोच को मजबूत बनाना। माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार होता है आपके विचारों को धीरे धीरे बदलना। अगर इंसान को अपनी असली आजादी बचानी है, तो उसे अपनी सोचने की क्षमता को मजबूत करना होगा। 2, सोशल मीडिया और आई एल्गोरिदम से सावधान रहना। आज जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, वे सब आपकी सोच को एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश करती हैं। अगर आपको माइंड कंट्रोल से बचना है, तो सोशल मीडिया, न्यूज और आई कंटेंट को बिना सोचे समझे नहीं अपनाना चाहिए। 3, डिजिटल और ऑफलाइन लाइफ में संतुलन बनाना। कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य में इंसानों को एक हाइब्रिड लाइफस्टाइल अपनानी होगी, जहां वे डिजिटल दुनिया में भी रहेंगे, लेकिन असली जीवन में भी जुड़े रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा, तो वह धीरे धीरे माइंड कंट्रोल का शिकार हो सकता है। 4, क्या इंसान हार जाएगा या अपनी सोच को बचा लेगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंसान माइंड कंट्रोल के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य में हर इंसान डिजिटल गुलाम बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसान का दिमाग अब भी सबसे शक्तिशाली चीज है, और अगर लोग सतर्क रहे, तो वे अपनी सोच को बचा सकते हैं। तो अब सवाल आपके सामने है, आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी सोच को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां आपकी हर सोच पहले से तय कर दी जाए? अगला अध्याय, क्या माइंड कंट्रोल तकनीकें दुनिया पर राज करेगी? अगर माइंड कंट्रोल तकनीकें इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि पूरी दुनिया उनके नियंत्रण में आ जाएगी, तो क्या इंसानों का कोई अस्तित्व बचेगा? क्या आने वाले समय में इंसानों को टेक्नोलॉजी के आगे झुकना ही पड़ेगा? अगले अध्याय में जानेंगे कि क्या माइंड कंट्रोल सिर्फ एक डरावनी कल्पना है, या ये सच में हमारी नई हकीकत बनने वाला है। अध्याय 14, क्या माइंड कंट्रोल तकनीकें दुनिया पर राज करेगी, या इंसान अपनी आजादी बचा लेगा? अब तक हमने देखा कि कैसे माइंड कंट्रोल तकनीकें धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये तकनीकें पूरी तरह से इंसानों को अपने कब्जे में ले लेंगी, या फिर इंसान अपनी आजादी बचाने के लिए कोई रास्ता निकाल पाएगा? यह अध्याय इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कि क्या भविष्य में इंसान टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाएगा, या फिर वह इस खेल को पलट देगा। 1, क्या माइंड कंट्रोल तकनीकें इतनी ताकतवर बन जाएंगी कि कोई विरोध न कर सके? आज की दुनिया में माइंड कंट्रोल के सबसे बड़े हथियार ये हैं, आई और एल्गोरिदम, जो आपकी सोच को धीरे धीरे बदल रहे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो सीधे इंसानी दिमाग से जुड़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट, जो लोगों की राय को प्रभावित कर रहे हैं। ड्रग्स और न्यूरोकेमिकल कंट्रोल, जो इंसानों की भावनाओं और व्यवहार को बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये सब इतना ताकतवर हो सकता है कि कोई इंसान इसे रोक ही न सके? आई और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जब सोच भी आपकी नहीं रहेगी। अगर भविष्य में हर इंसान के दिमाग में एक चिप लगाई जाए जो उसकी सोच को कंट्रोल कर सके, तो क्या वह इंसान खुद को बचा पाएगा? अगर आई ये तय करने लगे कि आपको क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और क्या करना है, तो क्या आप इंसान रहेंगे? क्या ये तकनीकें सरकारों और ताकतवर लोगों के हाथों में हथियार बनेंगी? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भविष्य में माइंड कंट्रोल तकनीकें सिर्फ मनोरंजन या हेल्थ केयर के लिए नहीं रहेंगी। सरकारें और बड़ी टेक कंपनियां इन्हें लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर कोई विरोध करने की कोशिश करेगा, तो शायद उसे पहले ही रीप्रोग्राम कर दिया जाएगा। तो क्या इंसान इस चक्रव्यूह से कभी बाहर आ पाएगा? 2, क्या इंसान माइंड कंट्रोल से बाहर निकल सकता है? अगर माइंड कंट्रोल तकनीकें इतनी ताकतवर बन जाएंगी, तो क्या इंसान के पास इससे बचने का कोई तरीका होगा? 1, जागरूकता और स्वतंत्र सोच। माइंड कंट्रोल से बचने का पहला तरीका यह है कि इंसान को पता हो कि वह कंट्रोल हो रहा है। जब लोग यह समझेंगे कि उनकी सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है, तभी वे इससे बाहर निकल पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और खुद से सवाल पूछना ही इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता है। 2, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कट जाना। क्या ये संभव है?
कुछ लोग मानते हैं कि अगर इंसान को माइंड कंट्रोल से बचना है तो उसे डिजिटल दुनिया से बाहर आना होगा। लेकिन क्या यह संभव है? आज हर चीज डिजिटल हो चुकी है, बैंकिंग, सोशल लाइफ, करियर, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाएं भी। अगर कोई पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से कट जाता है तो क्या वह समाज में रह पाएगा? 3. आई और माइंड कंट्रोल पर सख्त कानून। कई देशों में अब आई और न्यूरोटेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सरकारें खुद ही इस तकनीक को कंट्रोल करना चाहें तो कौन उन्हें रोकेगा? 3. क्या इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच कोई संतुलन बनेगा? अगर माइंड कंट्रोल तकनीकों को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता तो क्या इंसान इनके साथ जीना सीख सकता है? क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे या इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? अगर इंसान इस तकनीक को समझकर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे तो यह मददगार हो सकती है। माइंड कंट्रोल तकनीकों का इस्तेमाल मेडिकल साइंस, शिक्षा और आत्म विकास के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर यह गलत हाथों में चली गई तो इंसान की सोच, पहचान और स्वतंत्रता सब कुछ खत्म हो सकता है। 4. निष्कर्ष, क्या माइंड कंट्रोल ही इंसानों का भविष्य है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या माइंड कंट्रोल ही हमारी नई हकीकत बनने वाला है? कुछ लोग मानते हैं कि इंसान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इतिहास ने दिखाया है कि जब भी कोई ताकत इंसानों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन इस बार लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अब जो दुश्मन है वह एक सरकार, एक नेता या एक संगठन नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी है जो हर जगह है, हर चीज में है और जिसे पहचानना भी मुश्किल है। तो क्या इंसान इसे हराने का रास्ता खोज लेगा या फिर यह तकनीक धीरे धीरे हर इंसान की सोच, यादें और पहचान को बदल देगी? यह सवाल अभी अनसुलझा है, लेकिन आपके पास अभी भी एक विकल्प है, सावधान रहना, जागरूक रहना और अपनी सोच को खुद कंट्रोल करना। अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी सोच को खुद